नमस्कार साथियों, एक बार पुनः सक्सेस विद नोट्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि जो शब्द है इसमें प्रकृति भाव, इसके बारे में आप अपरिचित नहीं हैं, क्योंकि पिछले जो वीडियो हमने बनाए हैं, चाहे वो अच संधि के भेद हों, चाहे संज्ञा प्रकरण हो, वहाँ पर भी मैंने इस शब्द का संक्षिप्त परिचय आपको वहाँ पर दिया था। उसी का जो विस्तार रूप है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रकृति भाव संधि है इसको कई कई जगह पर व्याकरण में अलग भेद भी माना जाता है, और जहां पर इसको अलग भेद हम मानते हैं वहां पर उन ग्रंथों में, उन व्याकरण की पुस्तकों में संधि के 5 भेद माने जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको संधि के 3 भेद करके यहाँ पर अध्यापन करवा रहे हैं। तो जो यहाँ पर हम प्रकृति भाव संधि को जो पढ़ेंगे इस चैनल पर, तो वो जो संधि है उसको हम अच संधि के अंतर्गत ही यहाँ पर रखते हैं। इसीलिए केवल हमारे पास संधि के 3 भेद हैं। तो अच संधि के जो भेद हैं वो हम यहाँ पर जो मुख्य मुख्य भेद थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम जो अच संधि का ही अवान्तर भेद है, अच संधि के अंतर्गत ही आता है प्रकृति भाव संधि, उसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अच संधि के अंतर्गत ही इस भेद को हमने क्यों रखा है, तो हमने जब संधियों के भेद पढ़े थे, नामकरण जब उनका हमने किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि यदि दोनों शब्दों में जो पर जो शब्द है उसके प्रारंभ में अच हो और पूर्व का जो शब्द है उसके अंत में अच हो, तो वहाँ पर जो दो वर्णों के बीच में जो संधि होगी, जो विकार होगा, उसको हम अच संधि कहते थे। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था कि विकार को हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रकृति भाव संधि है उसमें विकार नहीं होता है, संधि तो होती है, उसको हम संधि मानेंगे। नहीं तो यदि उसको संधि हम नहीं मानते हैं तो वहाँ पर जो हमारे जो अच संधि के जो दूसरे भेद हैं, कोई ना कोई संधि उसमें अवश्य हो जाएगी। तो उस संधि को रोकने के लिए ही हम प्रकृति भाव संधि करते हैं, क्योंकि पहले यदि कोई संधि हो जाती है तो पूर्व में जो संधि होती है उसको हम वहाँ पर नहीं करते हैं। तो चलते हैं, संक्षिप्त जो परिचय था वो मैंने आपको बता दिया है। तो विस्तार रूप में हम चलते हैं आज की क्लास में, और हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम मैंने आपको बताया है वो है प्रकृति भाव संधि। तो संधि का नाम प्रकृति भाव संधि। इससे पहले हमने जब पूर्व रूप संधि पढ़ी थी तो वहाँ पर एक सूत्र पढ़ा था, सर्वत्र विभाषा गो। वहाँ पर भी मैंने जो उदाहरण बताया था, वो जो सूत्र था वो पूर्व रूप संधि के साथ साथ प्रकृति भाव संधि का भी था। तो पुनः उस सूत्र पर पहले चर्चा करते हैं विषय से जुड़ने के लिए। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि सर्वत्र विभाषा गोहो। तो वहाँ पर हमने देखा था, ये सूत्र कहता था कि वेद हो या लोक में जो प्रचलित जो गो शब्द है उसके बाद में ह्रस्व अ है, तो जो गो शब्द का जो अ है उसकी जगह हम पूर्व रूप संधि ना करके वहाँ पर हमारा जो प्रकृति भाव संधि है उसको हम करते थे। और इसका डायरेक्ट मैं आपको उदाहरण बताऊं तो वहाँ पर उदाहरण था गोधन अग्रम। तो यहाँ पर हमने रखा था गो अग्रम। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा कि गो का ओ है वो भी हमने यथावत रखा, अग्रम का जो है वो भी हमने यथावत रखा। इसे ही हम प्रकृति भाव कहते हैं, कि जहाँ पर किसी भी वर्ण में हम चेंजेस नहीं करते हैं, जो जैसा है उसको हम यथावत रखते हैं, तो उसे ही हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ये सूत्र मैंने पुनः इसलिए लिया है कि प्रकृति भाव को पुनः मैं आपको समझा सकूं। तो प्रकृति भाव का सीधा सा अर्थ है कि जो जैसा है उसको यदि हम यथावत रखते हैं तो उसे हम प्रकृति भाव संधि कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था, यदि हम प्रकृति भाव संधि नहीं करते हैं तो जो दूसरी जो अच संधि के जो भेद हैं वो यहाँ पर घटित होंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं ओ है, ए है, तो इस तरह से यहाँ पर अयादि संधि भी हमें प्राप्त है। गो है, ए है, इस तरह से हमें पूर्व रूप एंग पदांता दति, कि एंग हो इधर अत हो ह्रस्व अ हो, तो हम पूर्व रूप संधि करते हैं। तो इस तरह से इन संधियों से बचने के लिए हम प्रकृति भाव संधि की तरफ चलते हैं। तो ये था पिछला जो प्रकृति भाव का जो हमने एक सूत्र पढ़ा था वो। अब आज के जो वीडियो में हम जो नए सूत्र पढ़ेंगे प्रकृति भाव के, उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला जो सूत्र है वो है प्लुतो प्रग्रह्या
अचि नित्यम। ये हमारा आज का प्रमुख सूत्र है, पहला सूत्र है कि प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम। एक एक चीज जैसे हमने पहले पढ़ी थी, पदच्छेद हमने पढ़ा था, वृत्ति हमने पढ़ी थी, उसी तरह से हम चलते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम वृत्ति देखते हैं। वृत्ति अर्थात संस्कृत का अर्थ देखते हैं कि संस्कृत में इसमें जो चीजें शेष रही है वो वृत्ति में आती हैं। तो वृत्ति लिखी हुई है कि एते है अचि परे प्रकृत्यः स्युः। अब यहाँ पर आया है एते है, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है कि एते से तात्पर्य है कि प्लुत और प्रग्रह्य जो होते हैं। तो अर्थ में हाथों हाथ लिख देता हूँ बताने के साथ ही कि प्लुत और प्रग्रह्य की अच परे रहने पर नित्य अर्थात प्रकृति भाव संधि होती है। अब यहां पर हर जगह हमें प्रकृति भाव नहीं करनी है। स्पष्ट सूत्र में जो चीजें उल्लेखित है उसी के अनुसार हमें चलना है। अपनी तरफ से कोई ज़्यादा यहाँ पर हमें दिमाग नहीं लगाना है, बुद्धि नहीं लगानी है। सीधा सा आपको सूत्र याद करना है और सूत्र में सब कुछ वहाँ पर आ गया है कि जो प्लुत है और प्रग्रह्य है, इन दो चीज़ों के बाद में यदि अच आ रहा है, अच स्वर, कोई भी स्वर आ रहा है, ऐसे लेकर गए तक जो है कि जो अच है, जिनको हम 9 वर्ण, जिनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था कि उन 9 वर्णों में और 9 वर्णों के साथ साथ इनके जो भेद हमने पढ़े थे, 18 और 12 भेद वाले जो हमने इनके स्वरों के भेद पढ़े थे, उनमें से कोई सा भी स्वर हो, अच हो, तो वहाँ पर ये जो इनके बाद में जो स्वर है अंत में, उनकी प्रकृति भाव संधि होती है। प्रकृति भाव अर्थात जो जैसा है उनको हम यथावत वहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर नई चीज आती है कि प्लुत यहाँ पर सीधा कहा है कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो यानी स्वर हो तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। अब हमें पढ़ना ये है कि प्लुत क्या होता है और प्रग्रह्य क्या होता है। तो जब तक हम इन दो शब्दों के बारे में नहीं पता करेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमें प्रकृति भाव संधि के बारे में पूर्ण जानकारी हमें प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लुत क्या होते हैं। तो प्लुत का जो सूत्र है इसको हम संज्ञा विधायक सूत्र कहते हैं। संज्ञा अर्थात नाम, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में किन किन शब्दों को प्लुत नाम दिया गया है और किन किन शब्दों को यहाँ पर प्रग्रह्य नाम दिया गया है, उनको हम छाटेंगे। और उनको छाटने के लिए हमें कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी है, उसके कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों में ही बताया गया है कि कौन कौन से शब्द तो प्लुत होते हैं और कौन कौन से शब्द प्रग्रह्य होते हैं। तो यहाँ पर प्लुत का एक ही सूत्र है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और वो सूत्र है दूराद हूते च। ये हमारा सूत्र है जो हमें प्लुत संज्ञा के बारे में जानकारी देगा। इसका हम पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद में आता है दूरात शब्द है और दूसरा है हूते च। यहाँ पर जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो तय के स्थान पर यहाँ पर द हुआ है और हु के स्थान पर यहाँ पर ध हुआ है। तो जस्व संधि और पूर्व रूप संधि जिस तरह से हम देखते हैं उसी तरह से यहाँ पर व्यंजन संधि के भेद हैं। जब हम इनको मिलाते हैं तो दूराद हूते और च। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरात का मतलब होता है कि दूरात, इसकी वृत्ति हम देखते हैं तो वृत्ति निकल कर आती है कि दूरात संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वास, वाक्यस्य टेः प्लुतो वा स्यात्। तो यहां पर हम देखते हैं कि संस्कृत में जो वृत्ति है उसमें अर्थ लिखा हुआ है कि दूरात संबोधने, कि दूर से हम किसी को यदि संबोधित करते हैं, उसको बुलाते हैं,
तो वाक्यस्य टे, तो जिस वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं उसको बुलाने में, उसको संबोधित करने में, उसकी जो टी है उसकी यहाँ पर प्लुत संज्ञा होती है। प्लुत हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि प्रकृति भाव का जो मुख्य सूत्र है कि प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, प्रकृति भाव संधि ये करेगा और जो अन्य जो सूत्र होंगे वो प्लुत और प्रग्रह्य संज्ञा यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला शब्द था प्लुत, वो आपको यहाँ पर समझाने के लिए सूत्र को याद करना है कि दूराद धूते च, कि संबोधन में यदि हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो पूरे वाक्य की यहाँ पर हमें कौन सी संज्ञा नहीं करनी है? प्लुत संज्ञा नहीं करनी है। उस वाक्य का जो टी भाग है उसकी हमें प्लुत संज्ञा करनी है। अब टी क्या होता है इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अचो अंत्यादि टी, कि अचाम मध्य यो अंत्यः, कि अचो के मध्य जो अंतिम अच है, सह आदिर यस्य, जो जिसके आदि में है, तट्टी संज्ञम स्यात्, उसकी टी संज्ञा होती है। अर्थात कोई संस्कृत का शब्द है और उसमें जो अंतिम अच है, स्वर है, उसकी हम टी संज्ञा करते हैं, और उस अंतिम अच के बाद में यदि कोई हलंत यानी अर्धमात्रिक व्यंजन है, एक है या दो है, तो उस पूरे समूह की हम टी संज्ञा करते हैं। तो यही चीज जो टी है उसको हमें वहां पर लागू करना है कि दूर से हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो उसके बुलाने में जिस वाक्य का हमने प्रयोग किया और उस वाक्य में जो संबोधित जो पद है उसमें जो टी भाग है उसकी हम कौन सी संज्ञा करेंगे? प्लुत संज्ञा करेंगे। उदाहरण हम देखते हैं कि ए ही कृष्ण अत्र गोश्चरति, तो यहां पर हम देखते हैं जब हमने वर्णों के भेद पढ़े थे तो वहां पर आपको बताया था कि जो प्लुत होता है उसको त्रिमात्रिक कहते हैं, और त्रिमात्रिक को दर्शाने के लिए हम तीन का चिन्ह वहां पर लगाते हैं। तो यहां पर वाक्य की ए ही कृष्ण, कि आओ कृष्ण अत्र, यानी यहां पर गोश चरती, गाय चर रही है, यानी गाय यहां पर घास खा रही है। तो यहां पर हमने देखा कि दूराधूते च, दूर से यहां पर कृष्ण को बुलाया जा रहा है। तो दूर से बुलाने पर जो संबोधन जो शब्द है कृष्ण, किसको यहां पर संबोधित किया जा रहा है? कृष्ण को। तो कृष्ण में जो टी है, तो टी यहां पर हम देखते हैं कि कै है, कै में यहां पर री है, यहां पर स है, उसके बाद में यहां पर न है, और न में यहां पर ए है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अंतिम अच होता है उसको हम टी कहते हैं। तो यहां पर जो टी यानी जो ए है उसकी हम कौन सी संज्ञा करेंगे? तो उसकी हमें यहाँ पर प्लुत संज्ञा करनी है। कौन से सूत्र से? तो यहाँ पर जो प्लुत संज्ञा करेगा वो सूत्र है दूराधूते च। तो ध्यान रखना साथियों कि दूराधूते च जो सूत्र है वो संज्ञा सूत्र है, और कौन सी संज्ञा ये करता है? तो यह प्लुत संज्ञा करता है। जैसे हमने संज्ञा प्रकरण अलग से पढ़ा था और उसमें हमने बताया था कि ऐसा सिचुएशन आती है या ऐसा कोई वाक्य आता है, ये संज्ञा होगी, सुप्तिंग अंतम की पद संज्ञा होगी, हलो अनंतरा संयोग संयोग संज्ञा होगी, आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार संज्ञा होगी। इसी तरह से जो हमारा आज का सूत्र है दूराधूते च, ये कहता है कि दूरात यानी दूर से हूते, यानी बुलाने पर जो संबोधन वाचक जो शब्द है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उसका जो टी भाग है उसकी हमें प्लुत संज्ञा करनी है। यहाँ पर कृष्ण में जो अंतिम जो संबोधन वाचक शब्द की जो टी थी ए, उसकी हम कौन सी संज्ञा करेंगे? प्लुत संज्ञा यहाँ पर करते हैं। और जैसे ही प्लुत संज्ञा होती है तो हमारा जो प्रकृति भाव का जो सूत्र था कौन सा? कि प्लुतो प्रग्रह्या अचि नित्यम, ये सूत्र कहता है कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो तो प्रकृति भाव संधि वहां पर हो जाती है। तो कृष्ण में अंतिम जो ए था उसकी कौन सी संज्ञा हमने कर दी? प्लुत संज्ञा कर दी। और प्लुत संज्ञा के बाद में अत्र का जो ए है वो क्या है? अच है। तो यहाँ पर इस सूत्र की जो नियमावली है वो यहाँ पर लागू हो जाता है। इसका नियम ही ये है कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो तो वहां पर हम प्रकृति भाव संधि कर देंगे। और प्रकृति भाव की हमने जानकारी ले ही रखी है कि जो जैसा है उसको हम ऐसा का ऐसा रख देंगे। यदि प्रकृति भाव नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि कृष्ण का ए, अत्र का ए, तो अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि यहाँ पर बन रही है कि ए या आ के बाद में ए या आ हो तो मिलकर दीर्घ आ वहाँ पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र यहाँ पर लागू होगा कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो ये ऐसा का ऐसा यहाँ पर रह जाएगा कि कृष्ण अत्र गोश्चरति। तो यहाँ पर कृष्ण के एमेर अत्र का जो ए है यहाँ पर या कौन सी संधि हुई है, तो यहाँ पर हुई है प्रकृति भाव संधि। तो जो प्रकृति भाव का जो सूत्र था प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो तो वहां पर प्रकृति भाव संधि होती है। तो प्लुत हमने यहाँ पर देख लिया कि प्लुत, पहले हम प्लुत देखेंगे कि प्लुत क्या होता है। तो दूराद हुते च सूत्र याद रखेंगे। दूराद होते सूत्र क्या कहता है वो हमने देख ही लिया, उसका जो उदाहरण है वो यहाँ पर हमने पढ़ लिया। दूसरा देखते हैं कि एहि राम अत्रास्ति सीता। कुछ भी हम वाक्य बना सकते हैं, कंडीशन है कि उसमें जो संबोधन वाचक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पर राम को बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि सीता यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राम का जो ए है वो टी है, और टी की यहाँ पर हम कौन सी संज्ञा करेंगे, प्लुत संज्ञा करेंगे, और प्लुत के बाद में ए है तो यहाँ पर हमारा सूत्र लागू हो जाएगा प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। तो प्लुत की जो प्रकृति भाव संधि थी वो हमने यहाँ पर देखी है। अगली हम प्रकृति भाव जो संधि करेंगे वो किसको करेंगे, प्रग्रह्य को। तो जैसे हमने प्लुत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि प्लुत क्या होता है, तो उसी की तरह हम यहाँ पर प्रग्रह्य देखेंगे। तो प्रग्रह्य का जो मुख्य सूत्र है वो हम देखते हैं कौन सा है। तो सूत्र है ईदु देद द्विवचनम प्रग्रह्यम। तो ई दू दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, अर्थ हम देखते हैं। तो ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम कहता है। तो यहां पर हम देखते हैं, पहले पदच्छेद करते हैं। तो पहला है ईद, यानी तय भी हम कर सकते हैं, तय की जगह यहां पर द हुआ था। दूसरा है ऊद, और तीसरा है एत, और इनका ही विशेषण है कि द्विवचनम, और अगला शब्द है प्रग्रह्यम। तो सीधा सा पदच्छेद से अर्थ करते हैं कि द्विवचनम ईत, द्विवचनम ऊत और द्विवचनम एत प्रग्रह्यम, इनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। तो कहने का अर्थ है कि यदि ईकारांत, यहाँ पर मैं दीर्घ शब्द अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा कि दीर्घ ईकारांत, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दीर्घ ई लिखा है। तो ईकारांत का मतलब ही दीर्घ ईकारांत है। तो ईकारांत, दूसरा है ऊकारांत। तय से आप समझ गए होंगे कि तय लगा होने के कारण यहाँ पर हम दीर्घ जो कहा गया उसी का ग्रहण करेंगे। इसके साथ हम ह्रस्व ऊ को ग्रहण नहीं करेंगे, इसके साथ हम ह्रस्व ई को भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ईकारांत, उकारांत और एकारांत। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर एत हमने लगाया था उसका मतलब है कि यहाँ पर जो ए है, आई यहाँ पर ग्रहण नहीं करेंगे। तो ईकारांत, उकारांत, एकारांत द्विवचन की प्रग्रह्य संज्ञा यहाँ पर होती है। तो ये इसका अर्थ है कि ईद का मतलब ईकारांत है, ऊत का मतलब उकारांत है, एत का मतलब एकारांत है। तो तीन ही यहाँ पर हमने जो शब्द है वो लेना है कि ऐसा कोई शब्द हो जिसमें दीर्घ ई हो और साथ में वो क्या हो, द्विवचनांत हो। उसमें कौन सा वचन हो, द्विवचन हो। संस्कृत में वचनों की बात करें तो वचन हमारे पास तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जो संख्या में एक है उसको एक वचन, दो है द्विवचन, दो से अधिक जो संख्या है उसको हम बहुवचन में यहाँ पर शामिल करते हैं। वचनों के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या देखना है कि कोई ईकारांत शब्द हो और वो द्विवचन हो तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी, प्रग्रह्य संज्ञा होगी। कोई शब्द है उकारांत हो और वो उकारांत होने के साथ साथ द्विवचन हो, उसकी भी हम प्रग्रह्य संज्ञा करेंगे। ऐसा कोई शब्द हो जो एकारांत हो और द्विवचन हो तो उसकी भी हम कौन सी संज्ञा करेंगे, प्रग्रह्य संज्ञा वहां पर करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं शब्द रूपों में हमारे पास एक शब्द है हरि शब्द, इकारांत है। तो हरि का जब हम रूप बनाते हैं तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है हरि, एक वचन में बनता है हरि, हरि, हरयः। ये प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो पहली लाइन से हम समझेंगे कि हरि शब्द है, उसके हम द्विवचन में जाते हैं तो हरि शब्द में यहाँ पर कैसा ई है, दीर्घ ई है। और वचन की हम बात करें तो वचन क्या है, द्विवचन है। तो ये सूत्र कहता है कि दीर्घ ईकारांत हो और वचन भी द्विवचन हो तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो उसकी हम प्रग्रह्य संज्ञा करेंगे। तो हरि शब्द यहाँ पर प्रग्रह्य है। इसी तरह से हमारा एक विष्णु शब्द है, उकारांत है। गुरु शब्द ले सकते हैं हम, तो गुरु ही लेते हैं, जैसे गुरु, गुरु, गुरुवः। तो यहां पर हम देखते हैं ये भी प्रथमा है। द्विवचन में भी द्वितीय विभक्ति में भी रूप द्विवचन की हम बात करें तो गुरु ही बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु शब्द में जो ऊ है वो दीर्घ है। वचन की हम बात करें तो द्विवचन भी है, तो इसकी भी हम कौन सी संज्ञा करेंगे, इसकी भी हमारी प्रग्रह्य संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह से जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं, आकारांत कोई सा भी हो, चाहे लता शब्द हो, रमा शब्द हो, गंगा शब्द हो, तो वहां भी हम देखते हैं, जैसे लता शब्द लेते हैं तो लता, लते, लता, ये भी हमारी प्रथमा की लाइन है। विभक्ति से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम वचन देखेंगे। तो यहाँ पर हम वचन देखते हैं तो लता शब्द है, उसका जो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है उसमें किसकी मात्रा है, ए है, और साथ में ये द्विवचन भी है। तो इस तरह से कोई सा भी हमारा शब्द हो, पद होना चाहिए, और वो पद कौन से वचन का होना चाहिए, द्विवचन का होना चाहिए। ऐसे ही जैसे एद धातु है तो एदते, एधेते, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि ए है। तो इस तरह से यहाँ पर ई हो, ऊ हो, ए हो, कैसे हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो, या फिर ए हो, तो उनकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है। अब यहाँ पर प्रग्रह्य संज्ञा तो कौन से सूत्र से हमने करी है कि ई दू दे दी वचनम प्रग्रह्यम। लेकिन यदि इसके बाद में अच आ जाए तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, प्रकृति भाव संधि होगी। और कौन सा सूत्र करेगा, सूत्र वही रहेगा, कौन सा, कि प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच आ जाता है तो वहां पर हमें प्रकृति भाव संधि करनी है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, तो उदाहरण हमने देखा जैसे हरि का लिया था, तो हरि जो शब्द है ये द्विवचनांत है और दीर्घ ईकारांत भी है। एतौ शब्द यहाँ पर हमने लिया है, तो हरि एतौ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हरि जो शब्द है वो क्या है, ईकारांत है, और साथ ही साथ में क्या है, द्विवचन है। तो पहले इसकी हमें कौन सी संज्ञा करनी होगी, पहले हमें इसकी प्रग्रह्य संज्ञा करेंगे। कौन से सूत्र से, तो हमारा सूत्र था ई दुदे द्विवचनम प्रग्रह्यम। और जैसे ही इसकी प्रग्रह्य संज्ञा होती है तो सूत्र आता है कि प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, की प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच, तो ये प्लुत प्रग्रह्य हो गया, इसके बाद में ये अच हो गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। जो जैसा है उसको हम ऐसे के ऐसे यहाँ पर रखते हैं। यदि हम यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं करते तो यहाँ पर कौन सी संधि होती, तो यहाँ पर हमारा सूत्र लागू हो रहा है इको यणचि, कि इका स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये, कि ई उ रील री इन चार वर्णों के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो क्रमशः य व रल वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर यदि प्रकृति भाव नहीं होता तो ई के स्थान पर हम यह करते और यह के बाद में ए है, तो इस तरह से हम मिलाते तो हमारा रूप बनता हर ये तऊ, क्योंकि यहाँ पर रह हमारा आधा रह गया,
य में जब ए मिलाते तो ये बनता तौक हम। तो इस रूप को हम यहाँ पर असिद्ध करने के लिए यहाँ पर हमें बनाना पड़ा प्रकृति भाव संधि कि जो जैसा है उसको हम ऐसा का ऐसा रखते हैं। तो साथियों, हरि एतव यदि परीक्षा में आता है और इसमें यदि संधि करवाता है तो हरि एतव का संधि क्या होगा? हरि एतव ही। ये आप ना कर दें, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि इका स्थाने यण स्यात् कि के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो यण हो जाता है। तो यहाँ पर उस नियम को लागू हमें नहीं करना है। तो पहला हमारा उदाहरण था हरि एतव। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हमने दीर्घ उकारांत का आपको बताया था। तो दीर्घ उकारांत हो तो दीर्घ उकारांत है जैसे विष्णु या गुरु, कोई भी उकारांत शब्द ले सकते हैं, और इमऊ। तो यहाँ हम देख सकते हैं दीर्घ उकारांत है, द्विवचन भी है, और इसके बाद में स्वर है, अच है। तो यहाँ भी हमारी प्रकृति भाव संधि हो जाएगी और हमारा रूप बनेगा विष्णु इमऊ या गुरु इमऊ। तो इस तरह से यहाँ भी हमें कौन सी संधि प्राप्त थी? तो यहाँ भी हमें यण संधि प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि ऊ के बाद में क्या था? असमान स्वर था। तो ऊ के स्थान पर यहाँ पर वह हमें प्राप्त था, लेकिन हमारे पास प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम सूत्र से यहाँ पर हमें कौन सी संधि करनी है? तो यहाँ पर हमें प्रकृति भाव संधि करनी है। इसी तरह से हमें एक एक उदाहरण देखना है। तो जैसे गंगा शब्द का गंगे बनता है, यमुना शब्द का यमुने बनता है, इसी तरह से लता शब्द का लते बनता है। आगे हम देखते हैं जैसे इमे शब्द हम यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे जो हैं वो एकारांत हैं, द्विवचनांत हैं। इसके बाद में स्वर है तो अचि नित्यम है यानी अच है। तो यहाँ पर जो संधि होगी वो नित्य यानी प्रकृति भाव संधि हम करेंगे। तो इन सब के रूप बनेंगे गंगे इमे, इसी तरह से यमुने इमे, इसी तरह से लते इमे। यहाँ पर हमें अयादि संधि प्राप्त थी कि ए ओ ऐ औ इनके बाद में कोई भी स्वर हो तो हम अयादि संधि वहाँ पर करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से हमने पहले प्लुत किया, उसके बाद में हमने प्रग्रह्य की, और प्लुत और प्रग्रह्य होने के बाद ही हमारा सूत्र काम करेगा कि प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम, कि प्लुत के बाद में अच हो और प्रग्रह्य के बाद में अच हो। तो हमें वहाँ कौन सी संधि करनी है? प्रकृति भाव संधि करनी है। तो प्लुत क्या होता है? तो दूराद हुते च सूत्र से हमने प्लुत देखा, और उसके बाद में हमने देखा कि प्रग्रह्य क्या होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि प्लुत का केवल एक ही सूत्र था, लेकिन यहाँ प्रग्रह्य के हमारे पास 2-3 सूत्र हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक सूत्र के बारे में बात करी है जो मुख्य सूत्र था, जहाँ से मोस्ट ऑफ प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट इसका एक अगला पार्ट हम करेंगे। उस पार्ट में जो शेष जो सूत्र हैं प्रकृति भाव संधि के और प्रग्रह्य संज्ञा करने वाले, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने 3 सूत्र यहाँ पर पढ़े हैं। कौन कौन सा सूत्र हमने पढ़ा है तो पुनः मैं आपका रिवीजन कर देता हूँ। पहला हमने सूत्र पढ़ा था कि प्लुतो प्रग्रह्य अचि नित्यम, कि प्लुत और प्रग्रह्य के बाद में अच हो तो प्रकृति भाव संधि होती है। उसके बाद में हमने प्लुत के बारे में पढ़ा था। तो प्लुत में हमने पढ़ा था दूराधूते च, कि दूर से बुलाने पर जो संबोधन वाचक शब्द उसकी जो टी है उसकी हम यहाँ पर प्लुत संज्ञा करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा ई दू देद द्विवचनम प्रग्रह्यम, कि जो दीर्घ इकारांत है, दीर्घ उकारांत है, इकारांत है और साथ में वो द्विवचन है तो उसकी हम प्रग्रह्य संज्ञा करते हैं। तो ये सूत्र हमें प्रग्रह्य के बारे में बताता है, ये सूत्र हमें प्लुत के बारे में बताता है। और जैसे ही हमें प्लुत और प्रग्रह्य के बारे में पता चलता है, जैसे ही हमने ये पता चलता है कि कौन प्रग्रह्य है कौन प्लुत है, तो हम यहाँ पर प्रकृति भाव संधि कौन से सूत्र से करते हैं? प्लुत प्रग्रह्य अचि नित्यम। और यहाँ पर हमने देखा था दूराद हुते च में टी भी यहाँ पर आया था। तो टी के बारे में भी हमने पहले भी पढ़ा, और पिछली जो संधियाँ थी वहाँ भी हमने पढ़ी। आज फिर हमने वहाँ पर चर्चा करी कि अचो अंत्यादि टी, के अंतिम अच को हम यहाँ पर टी कहते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में कल ही हम आपको उपलब्ध करवाएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट और शेयर आप वीडियो को अवश्य करें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं और आपको जो कंटेंट है वो निशुल्क यहाँ पर अच्छे से अच्छा और छोटे से छोटे बिंदु को लेकर यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।